हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में ये सब डिस्कस कर लिया था, राइट। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन में डिफरेंस, कि हम कब क्या चार्ज करते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होता है वाइल अराइविंग कॉस्ट ऑफ एसेट। सेल, अगर कोई एसेट सेल हो रही है, सो डेप्रिसिएशन का चार्ज करना या उसका कैलकुलेशन करना। स्क्रैप वैल्यू का यूज, और स्पेसिफिकली जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मींस डायरेक्ट क्रेडिट अगर एसेट पे कर रहे हैं, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम ओपन कर रहे हैं, तो हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो। स्टेप्स इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट, इसमें हम ये जानेंगे कि कितने स्टेप्स आपको हमेशा याद रखने हैं या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं, ताकि आप कुछ चीज भूले ना। ठीक है। और एसेट डिस्पोजल अकाउंट, कि जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना होता है, सो हम क्या एंट्रीज पास करते हैं। इस केस में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन जनरल होता ये है, जब आप सेल का ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेसिफिकली सेल ऑफ एसेट, सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो हैं वो डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है और एक ये इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे कंसेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला सबसे पहला है डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो डेप्रिसिएशन जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन जो होता है वो टेंजिबल एसेट में लगता है। ठीक है, और क्यों लगता है? क्योंकि जो एक एसेट है वो ईयर आफ्टर ईयर यूज होती जा रही है। ठीक है, सो हम इसका छोटा छोटा पोर्शन हर साल में एक्सपेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में डालते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वियर एंड टीयर इसका यूज हो रहा है, ये खराब हो रही है मशीन, तो हम इसका छोटा छोटा पार्ट हम साल के ईयर आफ्टर ईयर हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में डालते जाते हैं। ठीक है। लैंड जो होता है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो एज्यूम की जाती है कि अनलिमिटेड है। ठीक है, फ्री होल्ड लैंड, टू बी वेरी क्लियर, फ्री होल्ड लैंड। अगर लीज होल्ड लैंड है तो हम उसमें अमोर्टाइजेशन करते हैं। तो फ्री होल्ड लैंड की बात करें तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है, सो ये बात तो हो गई डेप्रिसिएशन की। बात करते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन होता है इनटेंजिबल एसेट्स के केस में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक ही चीज है बट हम नाम दूसरा दूसरा लेते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल। ठीक है, लीज होल्ड लैंड भी होगा आपका। अगर हमने कोई एक लैंड है जो लीज में ली हुई है, या एक बिल्डिंग है जो हमने लीज पे ली हुई है, ठीक है, और हम लीज देते हैं, हमने दिया हुआ है 30 साल की लीज है, हमने 30 लाख रुपए दिया हुआ है। हमने बोला है कि हम आपका ये जो बिल्डिंग है वो मेरे ऑफिस पर्पस के लिए पूरा लीज में ले रहा हूँ 30 साल के लिए, और मैं आपको पूरे 30 साल के लिए 30 लाख रुपए दे रहा हूँ। सो हर साल हम एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट, इन डेट केस हो सकता है 30 लाख बाय 30, 1 लाख, राइट, 1 लाख पर एनम, हम 1 लाख पर एनम हम अमोर्टाइज करेंगे, डेप्रिसिएट नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन वर्ड हम टेंजिबल एसेट के लिए यूज करते हैं, इनटेंजिबल एसेट के लिए हम अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, बात आती है डिप्लेशन की। डिप्लेशन जो होता है वो जो वेस्टिंग एसिड होती है, लाइक माइंस, क्वेरीज, उनका होता है, लाइक कोल माइंस, और कोई भी माइंस होंगी जिसमें से हम
सामान निकालते जा रहे हैं वो डिप्लेट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, उसमें से स्टॉक्स जो है, चीजें जो हैं, सो हम उसके केस में बोलते हैं डिप्लेशन। ठीक है, समझ में आया? डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट के में लगता है एक्सेप्ट फ्री होल्ड रेंट। अमोर्टाइजेशन जो होता है वो इनटेंजिबल एसेट्स के लिए लगता है। ठीक है, और डिप्लेशन जो है वो वेस्टिंग एसेट्स में लगता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? सेकंड है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ एसेट ऑन लोन। मुझे एक 90 लाख की मशीन खरीदनी थी। ठीक है, बिजनेस लिमिटेड एक कंपनी है, उसको अपने लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए एक मशीन खरीदनी थी जिसकी कॉस्ट है 90 लाख। उसके पास पैसे नहीं था, उसने क्या किया, 50 लाख रुपीस लोन लिया। ठीक है, और 40 लाख रुपीस ओन फंड से पे किया। अब जाहिर सी बात है, ये लोन लिया है तो इसमें इंटरेस्ट लगेगा। सपोज इस साल का इंटरेस्ट आया 1 लाख रुपए। ठीक है, सो अब बताइए कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो कितनी होगी? 90 लाख होगी या 91 लाख होगी? हम इंटरेस्ट ऑन परचेज ऑफ एसेट में यही डिस्कस करते हैं कि क्या मैं एसेट को 90 लाख की बताऊं या फिर 91 लाख की बताऊं। क्योंकि अगर यही बेस ही गलत हो गया तो जो मेरा डेप्रिसिएशन है वो तो गलत ही होगा हमेशा, हर साल, राइट? सो बेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो इंटरेस्ट ऑन परचेज ऑफ एसेट का कंसेप्ट ये है कि जब भी आप लोन लेके एसेट परचेज करते हो, सो जो उनका इंटरेस्ट पोर्शन है वो कभी भी कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड नहीं होता, प्लस नहीं होता। ठीक है, सो इन दैट केस भले आपने लोन लिया और उसमें 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे किया, आपका कॉस्ट ऑफ एसेट होगा 90 लाख रुपीस, ना कि 91 लाख रुपीस। ठीक है, सो ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, अब इसका क्या होगा? इसको मैं सीधा P&L में डाल दूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, सो ये है इंटरेस्ट ऑन परचेज ऑफ एसेट का कंसेप्ट। सेकंड है डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ एसेट। कोई ये कंसेप्ट नहीं है, बट मैंने इसको इंक्लूड जानबूझ के किया है। डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ एसेट प्लस स्टेप्स, हम इसमें दो चीज कवर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक सेम है। हम ये वाली कवर करने वाले हैं और एक ये वाला चीज कवर करने वाले हैं इसमें। सो डेप्रिसिएशन सेल ऑफ एसेट, सपोज एक कंपनी ने के पास एसेट थी, सॉरी मशीन 10 लाख की। ठीक है, जो उसने खरीदी थी 1 अप्रैल 2019 में। आज है 2021, 1 अक्टूबर को इसने ये वाली मशीन जो है वो बेच दी और उसकी स्क्रैप वैल्यू मिली 50,000 रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम और SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, फॉर सिंप्लीफाइंग द टॉपिक और टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो बात यह है कि हमारे पास एक मशीन थी 10 लाख रुपए की, जो मैंने 2019 में परचेज की थी, जिसका डेप्रिसिएशन परसेंट है 10%, और हम SLM मेथड यूज करते हैं। उस एसेट को 1 अक्टूबर 21 को मैंने सेल कर दी 50,000 रुपए में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में भी बताया था कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब आपको यहां पर क्या निकालना है, आपको गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट।
जनरली आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और उसमें गेन और लॉस का ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी के चक्कर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। 1 अप्रैल 21 से 30 सितंबर 21 तक का हमने सेल कब की, 1 अक्टूबर, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सो 6 महीने का डेप्रिसिएशन इस एसेट में चार्ज होगा, उसके बाद ही गेन या लॉस आपको पता चलेगा। अगर आप ये भूल गए तो क्वेश्चन का पूरा पूरा फोकस सिर्फ इसमें रहता है अगर सेल की डेट मिड ऑफ द टर्म है तो, ठीक है। जो एग्जामिनर है वो सिर्फ यही चेक कर रहा है कि आपको ये कैलकुलेट करते हो कि नहीं डेप्रिसिएशन, नहीं तो आपका गेन और लॉस जो कैलकुलेट होगा वो हमेशा गलत होगा, ठीक है। सो इस केस में आप क्या करोगे, 10 लाख की एसेट थी, 10% पर एनम कितना होता है जरा बताइए, 1 लाख रुपए, ठीक है। 2019 में मैंने परचेज की थी 10 लाख रुपीज में, ठीक है, सपोज 1 अप्रैल 19 को ही परचेज की थी। सो डेप्रिसिएशन कितना लग गया पहले साल, 1 लाख रुपए। 2020 में कितना हो गया एसेट की वैल्यू, 9 लाख रुपए। फिर से 2020 का डेप्रिसिएशन लगा 1 लाख रुपए, क्योंकि हमने पहले ही कहा है स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। बचा कितना, 8 लाख रुपए। अब बात आती है 2021 की, हमने 2021 में 1 अक्टूबर 21 को बेचा है, सो हम चार्ज करेंगे 6 महीने का डेप्रिसिएशन। 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा 50,000 रुपए। सो उस एसेट की WDV एट द टाइम ऑफ सेल थी 7.5 लाख रुपए, जिसको आपने 50,000 में बेच दी। इसका मतलब है लॉस जो है वो है 7 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप ये डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो आप लॉस निकालेंगे 7.5 लाख, ठीक है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत 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 सिंपल है। बस आपको ये याद रखना है कि जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा आप चार्ज करोगे सेल ऑफ एसेट में। इसी के लिए हमने बनाया है ये स्टेप्स, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन प्रोसीड कर रहे हैं सेल ऑफ एसेट से रिलेटेड, तो ये स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप होता है सेल ऑफ एसेट में जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं हम, ताकि आप जर्नल एंट्री सोचेंगे तो आपको लेजर और ट्रीटमेंट हमेशा हमेशा समझ में आएगा। सबसे पहले जैसे ही आपने एसेट सेल किया, एसेट की वैल्यू को आप ट्रांसफर करोगे किसमें, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है, अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो, ठीक है। सो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। अब ये जो एसेट अकाउंट है वो या तो WDV होगा या तो फिर कॉस्ट होगा, ठीक है। अगर आप फॉलो करते हो, चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप होगा, आप डेबिट करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये जो वैल्यू आएगी यहां पर, ये आएगी 1 अप्रैल, चाहे वो 20 हो, 21 हो, 22 हो, जो साल के शुरू में आपकी वैल्यू है, हम उस वैल्यू से एसेट अकाउंट को की वैल्यू एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे। अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो तो ये स्टेप छूट जाएगा, ठीक है, ये स्किप करना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, 2 तरीके हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, या तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट करते हो, या फिर डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करते हो, राइट। वो हम वैसे भी इसमें कवर करने वाले हैं, ये वाले हम इसमें टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल उसके लिए अगर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। हम स्टेप्स देख रहे हैं, स्टेप्स में हमने
WDV या कॉस्ट को डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया। थर्ड आपका स्टेप है चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। फोर्थ है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक, हमने क्या किया, उस 6 महीने की डेप्रिसिएशन या पार्ट पीरियड का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ये है सेल प्रोसीड, हमको जितना पैसा मिला 50,000 रुपए वो हमने एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया। फिफ्थ है अगर आपको गेन हुआ है सो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। समझ में आई बात? हमारे पास है 5 स्टेप। अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन हो रहा है सो हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल 2019, 20, 21, 22 वॉट एवर ओपनिंग बैलेंस जो है एसेट अकाउंट का, उसको हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डालते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी एसेट डिस्पोजल में डालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं पार्ट मंथ्स या पार्ट पीरियड का। ठीक है, फिर तो ये आप लोगों को हमेशा याद रहेगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल टू गेन या लॉस। इन केस, ये तो हमने डिस्कस किया एसेट डिस्पोजल अकाउंट होता है तब अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ दिया है सेल ऑफ एसेट और ये बोला नहीं है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करने का है, सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट है तब तो ये एंट्रीज वैलिड है। बट अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं है सो स्टेप्स कुछ इस तरीके के हो जाते हैं। सबसे पहला आप काम करोगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, वो WDV में ऑलरेडी मेंटेन हो रहा है, आपने 6 महीने का या पार्ट मंथ का डेप्रिसिएशन जो है वो भी चार्ज कर दिया। ठीक है, सेकंड होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जितना भी आपको पैसा मिला, रेसिडियल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, वॉट एवर वो। फिर जो बाकी बचता है वो है एसेट डेबिट टू गेन या लॉस डेबिट टू एसेट। ठीक है, समझ में आया स्टेप? सबसे इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन, चाहे आप कोई भी स्टेप ले लो। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हो रहा है सो हम डायरेक्ट एसेट से डील करते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलेगा कि आप हमेशा एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और सेल ऑफ एसेट के केस में भी डायरेक्ट एसेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, जो भी अकाउंट है उससे ही डील करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको मशीनरी अकाउंट ही बनाने बोलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम। समझ में आई बातें? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये कवर किया, ये कवर किया। अब बात करते हैं स्क्रैप वैल्यू और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें कॉस्ट ऑफ या परचेज वैल्यू दी हुई है 10,000, स्क्रैप वैल्यू है 2,000 और यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स। ठीक है, आप इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल।
डेप्रिसिएशन कैसे, सॉरी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? 10,000 माइनस 2,000, क्योंकि वो स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 10। इस केस में आएगा 8,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 800, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो। ठीक है, ये हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन। और रेट कैसे करेंगे? 800 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब मैंने क्या किया, परचेज वैल्यू में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी और उसको 10 से डिवाइड कर दिया। सो मेरा आया कि हर साल मैं 800 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, सो 8 डिवाइडेड बाय 100, 800 by 100 is equal to 8%. 8% is the rate of depreciation. क्वेश्चन में एक एड ऑन करते हैं। क्वेश्चन बोलता है परचेज वैल्यू है 10,000, स्क्रैप वैल्यू है 22,000 रुपीज, यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 12%। अब मेरे को ये बताइए कि डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा। ठीक है, क्या आप डेप्रिसिएशन 800 रुपए, इसका मतलब जो ये हमने डिटरमाइन किया था 8% निकाला था, वो लगाओगे, या फिर आप 10,000 में 12% लगाओगे, या फिर आप 8,000 में 12% लगाओगे। 8,000 कैसे आया? 10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू। कौन सा डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे? अगर स्क्रैप वैल्यू और ईयर्स और साथ ही साथ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए यूजलेस है। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कॉस्ट ऑफ एसेट में। मैं इवन स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, बट क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी ये दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दे दिया, साथ ही साथ स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ भी क्वेश्चन में दे दिया है। हमेशा याद रखना है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डायरेक्ट अप्लाई होता है कॉस्ट में, ना कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू में। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया, सॉरी ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब बात आती है मेथड ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, मींस डायरेक्ट क्रेडिट टू एसेट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, हमको पता है कि एंट्रीज क्या होती है। चलिए दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन्ड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड। ठीक है, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है या फिर मेंटेन हो रहा है, सो एंट्रीज या लेजर्स कैसे बनेंगे, एंट्रीज कैसे पास होंगी या लेजर्स कैसे पास होंगे, हम वो देखने वाले हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है? आप जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज किए, ये है 2019, 2020, 2021, ठीक है, 3 साल हो गए। आप यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज किए, आपने यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज किया, आपने यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सो क्या होता है, अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, सो आप क्या करते हो, जो एसेट की कॉस्ट है या एसेट अकाउंट है उसमें से ही माइनस कर देते हो डेप्रिसिएशन। तो अगर ये 100 रुपए की कॉस्ट थी एसेट की और 20 रुपए डेप्रिसिएशन है, तो आप दिखाने लग जाते हो कि अब इसकी वैल्यू 80 रुपए बची है मेरे बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से शो होता है। मशीनरी अकाउंट 100 रुपीज माइनस डेप्रिसिएशन
₹20। ये है 2019 की बात। और आता है यहाँ पर ₹80। ठीक है, 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मशीन अकाउंट को क्या दिखाते हो, ₹80। इस साल डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हो ₹20 और दिखाते हो ₹60। अगेन 2021 में आप दिखाओगे मशीन अकाउंट को ₹60 माइनस ₹20, ₹40। ध्यान दीजिए जरा, 100 से आप 80 दिखाना शुरू किए, 80 से 60 दिखाना शुरू किए। समझ में आई बात? ये केस है जब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो। ठीक है, एंट्रीज क्या पास होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आप डायरेक्ट मशीनरी अकाउंट को हिट करके उसकी वैल्यू को कम कर देते हो। ठीक है, ये वो केस है जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो आप एंट्री पास करते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, इस केस में बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखता है। 2019 की बात, मशीनरी अकाउंट ₹100 माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, ₹20, ₹80। सेम है, कोई फर्क नहीं। चलिए 2020 में चलते हैं। अगेन मशीनरी अकाउंट, यहां ₹80 की जगह की दिखने की जगह ₹100 दिखता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ₹40 दिखता है। ₹20 इस साल का और प्लस ₹20 इस साल का, क्योंकि मैंने एंट्री क्या पास की है, इस साल भी यहां ₹20 था, यहां भी ₹20 पास की। सो इस अकाउंट की जो बैलेंस है वो ₹20 से बढ़ के ₹40 हो गया और वो ₹40 आपको यहां दिखता है। ठीक है, अगेन मशीनरी अकाउंट ₹100 माइनस ₹60, ₹40। सो इस केस में जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हो, जो कॉस्ट या मशीनरी अकाउंट है वो हमेशा आपको कॉस्ट में ही रिफ्लेक्ट होगा। जब आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमेशा आपको समझ में आएगा कि इस मशीन की कॉस्ट है ₹100 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन आज तक चार्ज हो चुका है ₹60 या ₹80 वॉटएवर। बट इस केस में जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो, आप मशीनरी जो है उसकी वैल्यू WDV में दिखाना शुरू करते हो। इसका मतलब ₹100 से माइनस कर देते हो ₹20, ₹80 दिखती है, ₹20 माइनस कर दोगे ₹60 दिखेगी। राइट, सो 2021 में आपको मशीन की जो वैल्यू है वो बुक वैल्यू दिखाई देगी ₹60 ना कि ₹100। तो ये फर्क होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करने का। बात समझ में आई? एक बार वापस डिस्कस करें। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपकी एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट, और अगर आप मेंटेन कर रहे हो सो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इस केस में एसेट की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है और इस केस में एसेट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ती जाती है। मतलब मैं डेप्रिसिएशन अमाउंट को इकट्ठा कर रहा हूं एक जगह इंस्टीड ऑफ एसेट की वैल्यू को कम करूं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट है हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हमने ऑलरेडी वैसे तो डिस्कस कर लिया है एसेट डिस्पोजल अकाउंट जब हमने स्टेप्स देखे थे,
यहाँ पर, बट फिर भी एक बार शुरू करते हैं ये वाला, या समझ लेते हैं। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जैसे हमने बात की कि जब एसेट सेल होगी, ठीक है, सो या तो जो उस मशीन की जो वैल्यू है वो बुक वैल्यू में होगी, मतलब WDV, मतलब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या मेंटेन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, ठीक है। या तो उस मशीन की जो वैल्यू है वो कॉस्ट में होगी, इसका मतलब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं। जब आप एसेट सेल करोगे और आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करना है, सो कोई भी एंट्री उस दिन के बाद या उस साल के बाद जब तक आप सेल कर रहे हो पास होगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब हमने याद रखिए, हमने देखा था जब एसेट सेल होती है, सो अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो सबसे पहले आप एसेट की वैल्यू को उठा के डिस्पोजल अकाउंट में डाल देते हो, ठीक है। अगर वो कॉस्ट में है तो कॉस्ट उठा के आप डिस्पोजल में डाल दोगे, अगर WDV है तो WDV उठा के डिस्पोजल अकाउंट में डाल दोगे, ठीक है। अगर कॉस्ट में है तो ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसमें भी कोई वैल्यू बची हुई है, ठीक है, इसको भी उठा के आप डाल देते हो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, राइट। फिर जो पार्ट महीने की डेप्रिसिएशन है उसको भी आप डालते हो डायरेक्ट डिस्पोजल अकाउंट में इंस्टीड ऑफ क्रेडिटिंग टू द एसेट अकाउंट, ठीक है। आप जो पार्ट डेप्रिसिएशन है, अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं होता तो आप एंट्री पास करते डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, आप एंट्री पास करोगे डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसका मतलब है जैसे ही एसेट डिस्पोजल अकाउंट आपको दिखा, जो जिस साल सेल हुआ है उस साल का डेप्रिसिएशन एसेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू रूट होगा, ना कि एसेट अकाउंट के थ्रू। एसेट डिस्पोजल अकाउंट का पर्पस ये सिर्फ गेन और लॉस निकालने के लिए काम आता है। क्यों? क्योंकि मैंने एसेट डिस्पोजल, क्योंकि मैंने कॉस्ट या WDV को उठा के इसमें डाल दिया, ठीक है। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो इसको भी उठा के इसमें डाल दिया। जो इस साल का डेप्रिसिएशन है उस सोल्ड एसेट में, उसको भी उठा के इसमें डाल दिया। जो मेरे को पैसा मिला बैंक अकाउंट, जो सेल वैल्यू मिली, उसको भी उठा के इसमें मैंने डाल दिया। अब इसका बैलेंस क्या हो गया, एक्स 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 माइनस दिस प्लस दिस, ऐसा करके इसकी जो नेट वैल्यू आई, या तो वो निकलेगा गेन या लॉस। समझ में आई बात? एसेट डिस्पोजल अकाउंट अगर मैं मेंटेन कर रहा हूं, सो जो ओपनिंग बैलेंस है कॉस्ट का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, ये दोनों मैं उठा के डाल देता हूं एसेट डिस्पोजल में। उस साल का पार्ट डेप्रिसिएशन भी मैं एसेट डिस्पोजल में डालता हूं, और जो पैसा मिला है वो भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल देता हूं। और अगर आपको कुछ खर्चा हुआ उसको डिसमेंटलिंग करने का या कोई भी एक्सपेंसेस, सो उसको भी आप उठा के डाल दोगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। और जो बैलेंस इसका फिर बचेगा वो कहलाएगा गेन या लॉस। कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा अकाउंट मेंटेन करना है। इंस्टीड ऑफ रूटिंग एवरी एंट्री थ्रू एसेट अकाउंट, मैं सारी एंट्री को अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट से रूट करूंगा सेल के समय। बाकी से मेरे काम नहीं आता ये, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लर्निंग। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है या क्वेरीज हैं, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ लीजिए।
मैं उसमें आपको उसके वीडियोस या कमेंट में ही आपको उसके एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, या अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके वीडियोस बना के आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो ये हमारा था क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों पार्ट मिला के हमारा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट लेके। तब तक के लिए स्टे वेल एंड स्टडी वेल। ठीक है, सो गुड बाय स्टूडेंट्स।